नमस्कार दोस्तों आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता है हमने पीजीटी ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रखी है और ये क्लास वैलिड है यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि इस क्लास को उस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि आपका कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां भी आ रही हैं, तो वहां सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो मेंस का एग्जाम भी होगा, क्योंकि मेंस आपको लिखना पड़ेगा। इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन कर रखा है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव देना है तो भी हेल्पफुल होगा, अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देना है तो भी हेल्पफुल होगा। शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्डोर एडुटेन एक न्यू ग्रोइंग चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने जो एनालिटिक्स देखा है, मैं आपको दिखाऊं भी एनालिटिक्स की 61% के आसपास जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो व्यूअर्स हैं हमारे, और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये क्लास है, ये ऐसे चलती रहेगी। शुरुआत करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया है और कुछ पोर्शन हमने थोड़ा सा रख लिया है। वो इसलिए क्योंकि वो जो पोर्शन है वो रेक्टिफिकेशन वाला है, वो आपको मैं जब क्विक रिवीजन जो सीरीज है वो चलाएंगे उसमें हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है मैंने आपको करवाया है, अंडरस्टैंडिंग से करवाया है, डेविस पेंग करवाया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करवाई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करवाई है। शुरुआत करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास बीच में रखते जाएंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है क्योंकि क्लास एग्जाम है वो नजदीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज होनी चाहिए, वो हमारा मोटिव है। उसी प्रोसेस को आगे चलते हुए क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी है एक स्टडी है पूरे एटमॉस्फेयर की, कैसे कैसे जो एटमॉस्फेयर है क्लाइमेटोलॉजी है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने इसको एनालाइज किया, क्योंकि जो क्लाइमेटोलॉजी है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और दो तीन जो वर्ड है कीवर्ड्स हैं उनको पूछ लेता है कई बार कि प्लायोक्लाइमेटिक क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। मतलब प्लायो का मतलब होता है पास्ट और क्लाइमेटोलॉजी का होता है क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडी, और प्लायो टेम्पेस्ट्रोलॉजी यानी पास्ट रिकॉर्ड, जो हरिकेन्स हैं, जो साइक्लोन्स हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको साइक्लोन भी पढ़ाऊंगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, वो चीजें, क्योंकि बेसिक जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का पूछा जाता है पीजीटी के लिए, थोड़ा सा हाई लेवल, क्योंकि वहां ज्योग्राफर के नाम पूछे जाते हैं। नेट यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी, जो हिस्ट्री, जो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो क्लाइमेट था वो कैसा था और एट प्रेजेंट कैसा है, क्योंकि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, अब ये इन्वायरमेंट का पार्ट भी आ गया। देखो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो 1972 में आई थी। उनका मानना था कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हुआ है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक बेंचमार्क मान लिया है कि इसके बाद चीजें चेंज हुई हैं। ये यहां काम आती है इस जो हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी, सॉरी, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि कितनी कितनी गैस कितनी है, कौन सी गैस कितनी परसेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, यानी जो रिमेनिंग 1% गैस है उसमें सभी गैसेज आ जाती हैं, जैसे कि आर्गन आती है सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन और क्रिप्टोन। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको पूरे को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसका पूछा जाता है, इसका ऑर्डर। आप सबसे ज्यादा जो चीजें कंफ्यूजिंग है मैं आपको यहां बता देता हूं, वो क्या चीज कंफ्यूजिंग है। नियोन और हीलियम यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सी ज्यादा है, और लास्ट में क्रिप्टोन है या फिर अदर गैस है, वो एक कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से याद कीजिए। अगला है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की लेयर हैं वो कैसे कैसे हैं, एक ट्रिक है, वो आपको चीजें बता देता हूं पहले ही। एटमोस्ट, ये इसका नाम एटमोस्ट है। अब समझो आप, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। अब चीजें समझते हैं, इसको यही समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी।
ट्रोपोस्फियर में जो है 62 फारेनहाइट यानी 62, इसका जब टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज हो ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट जिसको बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर है और जो मोस्टली जो एरोप्लेन है वो यहाँ उड़ते हैं, क्योंकि ये स्टेबल गैस, स्टेबल लेयर है एक किस्म से, तो इस वजह से जो एरोप्लेन है उनको उड़ने में आसानी होती है। अगला है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जो मेटेओर्स हैं यहां से फ्रिक्शन आना लगना शुरू हो जाता है किसी भी मेटेओर्स पे, यानी जब कल्पना चावला जी का जहाज वापिस आ रहा था तो जब वो इस लेयर में एंटर होता है, 80 किलोमीटर तक की लेयर है ये, जब वो यहां एंटर होता है तो वहां फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। इस फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वो जो जलता हुआ, जो टूटता हुआ तारा जो में दिखता है वो पूरी एक लाइन सी दिखती है, वो इस वजह से दिखती है क्योंकि वो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के कारण उसमें आग लग जाती है। ये एक प्रोसेस था। और अगला है थर्मोस्फियर। एक आपने नाम सुना होगा, अरोरा ओरिसिस और अरोरा बोरेलिस, यानी मतलब ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर फ्लेयर्स, जब ये फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो रंगीन लाइट निकलती हैं। ये रंगीन लाइट कहां निकलती हैं? नॉर्थ और साउथ पोल पे। करंट की न्यूज है, ये रंगीन लाइटें, ये अरोराज जो लाइटें हैं अब की बार लद्दाख में देखी गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। अगर एस्टेट जो ज्योग्राफी का जो एग्जाम पीजीटी लेने वाले हैं, अगर वो करंट को इसके जोड़ता है तो वो आप समझ सकते हो। एक इसकी एक ट्रिक है वो आपको बता देता हूं, अरोरा बोरेलिस ऐसे नाम मिलेगा। जो बी है वो नॉर्थ पोल का है और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिज, ऑस्ट्रेलिज यानी ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो ये साउथ पोल पर है। ये एक ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी का जो एग्जाम है वो कंफ्यूजिंग ज्यादा रहता है। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा जो इंटरलेटेड चीजें हैं वो आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक्सोस्फीयर, ये वो लेयर है जहां से ये माना जाता है इसके बाद एटमोस्फेयर का वहां खत्म हो जाता है, तो क्लाइमेट है उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं रहता। ये पूरी लेयर तो है एटमोस्फेयर, मैं आपको आगे इसके बताता हूं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में जो मोस्टली 70 से 75% गैसेज हैं वो सारी ट्रोपोस्फियर्स में है। सारे पोल्यूशंस ट्रोपोस्फियर्स में होते हैं, जैसे कि PM 2.5, PM 10, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैस का एनवलप बन जाता है, वो सारा प्रोसेस है वो ट्रोपोस्फियर का पार्ट है। अब कितने से कितने किलोमीटर है? देखो नॉर्मली जो माना जाता है 8 से 16। अब ये रेंज क्यों है वो आपको चीजें मैं क्यों बताना चाहता हूं। ये रेंज इसलिए है, जब हम इक्वेटर पे जो प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट, वो प्रेशर बेल्ट क्या होती है? क्योंकि जब दो प्रेशर के यानी लो और हाई प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीजें समझानी है आपको। 16 किलोमीटर क्यों है, 16 किलोमीटर रेंज क्यों है ये? क्योंकि इक्वेटर पर ज्यादा हीट गिरती है और हीट की वजह से ये लो प्रेशर बन जाता है और हाई टेम्परेचर होता है, और इसकी जो डेंसिटी है जो उसकी है वो बहुत कम हो जाती है, और जो हीट है यानी जो हवा है वो ऊपर उठने लगती है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि वो जैसे ही वो हीट होगा वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने की वजह से जो लेयर है उस लेयर का वो लेयर ऊपर तक चली जाती है, इस वजह से वो 16 किलोमीटर तक की रेंज है। इसलिए ट्रोपोस्फियर को इक्वेटर पर 16 किलोमीटर तक माना जाता है, यानी 16 किलोमीटर तक माना जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इस वजह से होता है। अगला है कंटेन 70% ऑफ 75% एटमॉस्फेयर मास वाटर वेपर्स। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, पोल्यूशन का जब नाम आता है तो उसमें वाटर वेपर भी एक पार्ट है। वाटर वेपर भी पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो जो वाटर वेपर है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड ऑफ दिस लेयर, यानी लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर।
यानी 165 डिग्री के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, उसको नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। वो सारी मैं बताऊंगा। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है वो जब हम टेम्परेचर का पार्ट पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा। नॉर्मल लैप्स रेट, इसलिए जो इस लाइन का मतलब है मैंने आपको बताया है। अगला है स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्या है? ये वो लेयर है जो ट्रोपोस्फीयर के बाद जस्ट बाद शुरू होती है। फेमस क्यों है? क्योंकि यहां ओजोन लेयर मिलती है। अब ओजोन क्या है? ओजोन है O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं तो ओजोन बन जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो सन से आती हैं उनको रोक देता है, और जो अंदर जो लेयर जो रेडिएशंस आती हैं वो हार्मफुल नहीं होती, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कितने प्रकार की ओजोन लेयर होती है मैं आपको बता देता हूं। 3 प्रकार की लेयर होती है। ए बी सी, सोलर रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन जो आती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ए सबसे कम हार्मफुल, बी और सी सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। बी और सी को रोकता है और ए को आने देता है। अब ये ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ये सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक आती हैं तो स्किन कैंसर का एक कारण बन जाती है, इस वजह से ओजोन इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन होल क्या है? ओजोन होल ये पूरी ओजोन है। अब इसमें होल होने के कारण यहां की जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है, इस वजह इसको पूरे को ओजोन होल बोला जाता है। कहां दिखता है नॉर्मली? जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल, नॉर्मली यहां देखा जाता है क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं और ये नीचे तक होती हैं। क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर है वो 6 से 8 किलोमीटर यानी नजदीक होता है, उस वजह से इसको आसानी से देखा जा सकता है। अगला पढ़ेंगे हम टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज वो मैं आपको बता देता हूं। जब हम ये सरफेस है, जब हम यहां चलते हैं तो ये ट्रोपोस्फियर खत्म हो गया। इस ट्रोपोस्फियर होने के कारण, क्योंकि यहां सोलर रेडिएशन है, ओजोन के एरिया में आ जाते हैं। यहां के बाद क्योंकि वहां एयर तो है, जो एयर है उसकी इंटेंसिटी तो है ही, उस वजह से टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि यहां जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। अगला मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या है? एक्सटेंड द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। कब तक होता है? 85 किलोमीटर, 80 या 85। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। क्या? क्योंकि जो एयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो एयर वो टेम्परेचर है महसूस नहीं होता, इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगला थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर है एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मेसोस्फीयर अबाउट 500 से 600 किलोमीटर एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जो आयंस होते हैं इसको आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। आयनोस्फीयर, यहां आयंस होते हैं ज्यादा एयर के, इस वजह से ये आयन क्या करते हैं, जो सोलर रेडिएशन है उसको अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और लास्ट है एक्सोस्फीयर। इसके बाद ये मान लिया जाता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवलप है एयर का, वो खत्म हो गया अर्थ का। इसको ये कहां तक माना जाता है कि 6200 माइल्स यानी लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। ये पूरा लेयर्स थी, मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है। आपने कभी देखा है कि हरियाणा का क्लाइमेट क्या है, हरियाणा का वेदर क्या है? जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, जब हम वेदर देखते हैं गूगल मैप से या गूगल से, कितना क्या वेदर है भाई आज वहां का, हम क्लाइमेट क्यों नहीं बोलते? क्लाइमेट ये माना जाता है कि 2 से 3 साल, 10 साल, 20 साल, यानी एक लंबी क्वांटिटी, यानी बड़ी क्वांटिटी में अगर चीजों को देखना है तो उसको क्लाइमेट मानेंगे, और 1 या 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते का देखना है तो उसको वेदर बोला जाएगा। ये पूरा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर कंडीशंस यानी वेदर, लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस क्लाइमेट। टाइम फ्रेम क्या है? आवर टू आवर भी हो सकता है, डेज टू डेज भी होता है, वीक टू वीक भी हो सकता है, लेकिन यहां डे बड़े डे मतलब मंथ वाइज में, मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, डिकेड्स, उसके बेसिस पे इसको मापा जाता है। और इसको कैसे मापा जाता है वेदर को? थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से। लेकिन क्लाइमेट मापने का कोई तरीका नहीं है, उसको एक एनालिटिक बेस, कैलकुलेशन बेसिस पे मापा जाता है।
क्लाइमेट को। ये पूरे एग्जांपल है। ए सनी डे, रेन स्टॉर्म और स्नो स्टॉर्म, यानी आज बहुत धूप है, आज बारिश आएगी, ऐसे। और ये ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेट कंडीशंस हैं, विंटर सीजन शुरू हो गया, समर सीजन शुरू हो गया, इसके बेसिस पे इसको मापा जाता है। अगला सोलर रेडिएशंस। क्या होती है सोलर रेडिएशन? वो सारी रेडिएशन जो सन से निकलती हैं, कोरोना से मानी जाती है, भाई यहां से निकलती है, क्योंकि जो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आता है और एक सोलर रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगता है। और ये एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए, क्योंकि यहीं से जो एनर्जी है वो सप्लाई होती है और यहां से जो एनर्जी आगे कंटिन्यू चलती है। अगला है टाइप ऑफ सोलर रेडिएशंस। कितने टाइप की सोलर रेडिएशंस होती है? विजिबल्स होती है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस और यूवी रेडिएशंस। देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो वो चीजें आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि इनको नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता। ये एक ज्योग्राफिकल के लिए इंपॉर्टेंट है बस। इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सोलर रेडिएशन को मापने के लिए? सबसे पहले है प्राइनोमीटर, जो सोलर रेडिएशन को मापता है। हेलोमीटर, जो सोलर रेडिएशन को मापता है। सनशाइन रिकॉर्डर, कितने सन है आज, कितनी धूप है, कितनी इंटेंसिटी है, उस चीज को मापने के लिए। एक है एल्बिडोमीटर। अब आप बोलोगे कि एल्बिडोमीटर क्या होता है? एल्बिडोमीटर होता है जो सन रेडिएशन है वो वापस कितनी जा रही है, क्योंकि कितनी रेडिएशन आई और कितनी वापस गई, ये होता है एल्बिडो, रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज। अब इसको मापने की जो मीटर है वो एल्बिडोमीटर कहलाता है। ये है पूरा, ये सोलर रेडिएशन आती 100% इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। अब आप समझो इसको, 90% अब्सॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड, 51% सरफेस से अब्सॉर्ब होगी, कुछ वापस चली गई ऊपर से ही, कुछ क्लाउड से टकराकर वापस चली गई। ये एल्बिडो है, यहां से जो टकराकर वापस जाना ये एल्बिडो है। और लास्ट में है अर्थ की सरफेस से कितने परसेंट जाती है, वो 4% जाती है। पूरा जो फिगर है मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आपको जो चीजें वो अंडरस्टैंडेबल ज्यादा हो और ज्योग्राफी को आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ लो काम चल जाए। इंपैक्ट ऑन अर्थ, क्या सोलर रेडिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? मैंने आपको बताया कि चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन में काम करता है, फोटोसिंथेसिस में और एनर्जी जनरेशन में। इन तीनों चीजों में जो सोलर रेडिएशंस हैं वो काम करती हैं और चीप सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती हैं। अगला है, अब किस किस बेसिस पर जो सोलर रेडिएशंस हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं, किस किस बेसिस पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल पर पड़ी है, किस पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगी। यानी इक्वेटर अर्थ पर गिर रही है, वहां से कितनी जा रही है, पोल पे कितनी गिर रही है, वहां से जा रही है। ठीक है। अब लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे कैसे बनता है? जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री, उस वजह से जो लेंथ ऑफ डे है वो कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि जो सन की रेडिएशंस हैं दिसंबर के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज्यादा गिरती हैं और जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज्यादा गिरती हैं, जिस वजह से जो लेंथ ऑफ डे है, नाइट्स है, वो कम ज्यादा होती रहती हैं। अगला है अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन इन द सेंस जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उस बेसिस पर जो इफेक्ट है सोलर रेडिएशन का दिखता है। लास्ट फोर्थ है एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। ग्रीन हाउस गैस कितनी गैसों को ऑब्जॉर्व करता है, एक एनवलप बना लेता है अपने, वो गैसों को बाहर नहीं जाने देता, एक ये कारण है। अब एल्बिडो मैंने आपको बताया, ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कितने रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, क्लाउड्स हैं वो कितना रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, उसके बेसिस पर जो इंसोलेशन है वो मापी जाती है, कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, वो कितना इफेक्ट सोलर रेडिएशंस कर रही हैं। एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड पर भी सोलर रेडिएशन इफेक्ट होती है। कैसे? हायर एल्टीट्यूड जनरली रिसीव मोर इंसोलेशन। अब इसका जो एग्जांपल है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, क्योंकि जो तिब्बतन प्लेट्यू हाई एल्टीट्यूड पे होने के कारण 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है नॉर्मल एरिया से, जिस वजह से
जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो जनरेट होती हैं वो इस वजह से है क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री ज्यादा होता है, एकदम से हवा ऊपर उठती है और वो जेट स्ट्रीम में मिलकर इंडिया की तरफ ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बन जाती है। ये कारण है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि सन जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पर दूर, सबसे दूर है, पहले मरकरी है, वीनस है और उसके बाद अर्थ है। अर्थ तीसरे नंबर पर दूर होने के कारण कितनी इंटेंसिटी से जो लाइट रेडिएशन आ रही है वो कितनी है। और लास्ट है लोकल ज्योग्राफी, लोकल ज्योग्राफी इन द सेंस वो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ओशियनोग्राफिकल पार्ट है, वो सारी चीजें इससे मापी जा सकती हैं। अब एक लास्ट जो कंसेप्ट है आज के लिए, हीट और टेम्परेचर। हीट में क्या फर्क है, हीट किसे बोलते हैं और टेम्परेचर किसे बोलते हैं। हीट बोला जाता है जो सेंसिबल है, यानी जो हम टच करके जो फील होता है उसको हीट बोला जाता है, और टेम्परेचर जिसको हम किसी मीटर से माप सकते हैं उसको टेम्परेचर बोला जाता है। ये उसकी डेफिनेशन थी। मेजरमेंट, इसको जूल में मेजरमेंट किया जाता है और इसको सेल्सियस और केल्विन और फारेनहाइट में मेजर किया जाता है। अब नेचर कैसा होता है, ए प्रोसेस वेरिएबल दैट डिस्क्राइब एनर्जी, ये एनर्जी को बताता है कि एनर्जी ट्रांसफर हुई, क्योंकि हाई से लो एनर्जी जाएगी। और स्टेट वेरिएशन जो थोड़ी टेम्परेचर है वो स्टेट वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किसी स्टेट बताता है कि यहाँ कैसी स्टेट्स हैं, उसके बारे में जो टेम्परेचर है वो डिस्क्राइब करता है। लास्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी फ्लो बताता है, और सिर्फ ये जो काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, उन चीजों के बारे में जो टेम्परेचर है वो हीट का डिफरेंस है। अब टेम्परेचर की मैं आपको बता देता हूं कि टेम्परेचर कैसे कैसे कहां इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जो इफेक्ट होता है वो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटली ओशियन करंट्स, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी और सीजनल चेंज, इन 6 बेसिस पे टेम्परेचर इफेक्ट होता है। लैटिट्यूड, जो सोलर रेडिएशंस है, यानी सोलर रेडिएशंस और टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते हैं। जहां सोलर रेडिएशन गिरेगी वहां टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम ज्यादा होगा। इसका एक सीधा एग्जांपल इक्वेटर है। इक्वेटर पर ज्यादा रेडिएशंस पड़ती हैं तो जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, लो प्रेशर रहता है। अब आप बोलोगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन है, क्योंकि जहां टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री होगा, तो वो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, और वहां से जो विंड सिस्टम है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, वो जनरेट होता है। जो पूरा जो एयर चलती है, जो हवाएं चलती हैं, वो टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन से कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर पाती है। अगला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नॉर्मल लैटिट्यूड जिसको मैंने आपको बताया, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर है वो कम ज्यादा होगा। अब तीसरा है कॉन्टिनेंटलिटी, यानी एक आपने पढ़ा होगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। जब हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन करेंगे उसमें बताएंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या फर्क है, क्योंकि लैंड की टेंडेंसी है वो एकदम से हीट होगी, और हीट होने की वजह से लो प्रेशर होगा, ठीक है। उस लो प्रेशर की वजह से हीट ऊपर जाएगी, और जो ओशन का पार्ट है वो विंड इस तरफ आ जाएगी। जब ओशन से लैंड की तरफ विंड आ रही है तो उसको बोला जाएगा सी ब्रिज, और लैंड से जब सी की तरफ जाएगी उसको बोला जाएगा लैंड ब्रिज। सी ब्रिज कब दिखता है, जनरली दिन में दिखता है, ठीक है, और लैंड ब्रिज कब दिखता है, रात को, क्योंकि लैंड एकदम से ठंडी हो जाती है जिसकी वजह से हाई प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर रह जाता है, तो ये दो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड आती है ये इसको बोला जाता है लैंड ब्रिज। इस वजह से कॉन्टिनेंटल है, और कॉन्टिनेंटल में क्या होता है कि जो विंड है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती लैंड और सी ब्रिज में, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता है। अगला है ओशियन करंट। ओशियन करंट किसे बोला जाता है, ओशियन करंट है एक रिवर, किसकी, ओशियन की, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अमाउंट ऑफ वाटर जो चलता है उसको कॉन्टिनेंटल बोला जाता है। अगला है एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो गैस का एनवलप बनता है वो कैसा है, उसके बेसिस पे सोलर रेडिएशंस कितनी बाहर जा रही हैं, एल्बिडो कैसी है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब सीजनल चेंज की वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा टेम्परेचर होता है और विंटर में कम टेम्परेचर होता है। अगला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है, क्योंकि देखो ये है आइसोथर्म, ये है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, वो लाइन जो इक्वल टेम्परेचर के एरियाज को मीट करती है, यानी उनको मिलाती है।
अब यहां 10 डिग्री टेम्परेचर है तो यहां भी 10 डिग्री टेम्परेचर है और यहां भी 10 डिग्री टेम्परेचर है, इसको बोला जाता है आइसोथर्म। अब चीजें समझो, यह है ओशियन का पार्ट और यह है लैंड का पार्ट। मैंने आपको लैंड और सी ब्रीज में बताया था कि लैंड एकदम से हीट होती है। अब जो टेम्परेचर यहां मिल रहा है वो यहां मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो हीट ज्यादा होगी गर्मी के सीजन में। 20 डिग्री टेम्परेचर आप देखो लगभग 50 लैटिट्यूड पर मिल रहा है और ओशियन में वही टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पर मिल रहा है। ये जो डिफरेंस है ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ऐसे ही ये साउथर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड का पार्ट है वो कम है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, जिस वजह से जो आइसोथर्म्स हैं वो ज्यादा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं और कम जो आइसोथर्म्स हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स है वो ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि लैंड की वजह से जो टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से जो आइसोथर्म्स है वो ज्यादा है। और साउथर्न हेमिस्फीयर लैंड कम है तो आइसोथर्म जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कम दिखाई देंगे, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ आइसोथर्म्स है वो कम दिखाई दे रहे हैं। अगला है एल्टीट्यूड पे बेसिस पे। जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था वहां हमने समझा था जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। अब यहां टेम्परेचर एकदम से स्टेडी हो गया क्योंकि यहां ट्रोपोपोज आता है। स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच का एक लेयर है उसको ट्रोपोपोज बोला जाता है और उसके बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो कारण है ओजोन लेयर, इसकी वजह से। और उसके बाद मीजोस्फीयर है, मीजोस्फीयर में जो इंटेंसिटी है विंड की वो कम होती है, डेंसिटी है वो कम होती है, इस वजह से फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और बाद में थर्मोस्फीयर जो आइनोस्फीयर है, क्योंकि वहां सोलर रेडिएशन, जो सोलर के आयंस हैं वो आयंस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ एक बात ये है जो आइनोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो आसानी से मीट नहीं हो पाता, यानी आसानी से मापा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जो आयंस है वो आसानी से एक पूरे सिस्टम में, एक पूरे मीटर में वो आते नहीं, तो जिस वजह से टेम्परेचर है वो मापना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये है, हमने टेम्परेचर का दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा ऊपर जो एटमॉस्फेयर में। अब एक तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर के अंदर, यानी जब हम नीचे जाते हैं, जो नॉर्मली जो टेम्परेचर जो मिलता है सी का वो लगभग 25 के अराउंड मिलता है। जैसे जैसे हम लेयर में नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? वो 1 डिग्री के आसपास, 1 डिग्री के आसपास होता है। अगर वो 0 डिग्री हो गया तो वो आइस बन जाएगा, लेकिन ओशन में आइस नहीं होती, तो इस वजह से वो लगभग 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे यानी 4500 मीटर के आसपास जो टेम्परेचर है वो एक डिग्री रह जाता है। और ये था हमारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने पूरा एनालिटिक्स देखा है, उसमें देखा है कि जो नॉन सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं हमारे वो 61% हैं और सब्सक्राइब्ड हैं 38%। कृपया आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि ये जो पूरी लेक्चर सीरीज हम कंटिन्यू कर पाए। और लास्ट में है, थैंक्स टू ऑल, सब्सक्राइब आर्डोर एडोडेन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।